हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, तो आज हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस से। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है हम किस लिए कर रहे हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस पौधे बनाने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो प्लांट्स हैं उनको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज, स्पेशली इन अ ट्रॉपिक क्लाइमेट्स। तो इसका क्या मतलब कि बहुत से जो फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी यील्ड है, उपज है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और मोस्टली ये कहाँ पे होता है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। क्रॉप्स लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू 20 to 30% और समटाइम्स इवन टोटल। अब जो क्रॉप है हम लॉस कर देते हैं, उसका लगभग जो 20 से 30% है वो हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और कभी कभार तो क्या होता है, पूरी की जो टोटल यानी कि कुल जो क्रॉप्स है, फसल है, वो ख़राब हो जाती है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स रेजिस्टेंट टू डिजीज इनहेंस फूड प्रोडक्शन। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, हमें क्या है, ऐसी ब्रीड तैयार करनी है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, जिससे क्या हो, फूड प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूज़ ऑफ फंगिसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स। और हम अगर जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें जो हमारी डिपेंडेंस या निर्भरता है जो फंजीसाइड्स हैं, बैक्टीरियोसाइड्स हैं, इन पे क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogens from causing disease and is determined by the genetic constitution of host plant. तो जो होस्ट प्लांट है उसमें क्या होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है। वो क्या करेगी, जो डिजीज़ है उनको रोकेगी, पैथोजेंस को रोकेगी डिजीज़ करने से। ठीक है। इसीलिए जो होस्ट प्लांट है वो तैयार किए जाते हैं, उनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस करके उनके जो क्या है, उनके जीन्स को गुड क्वालिटी वाला बनाया जाता है ताकि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो ब्रीडिंग है उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हमको करना होता है, उसमें क्या है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो कॉज कर रहा है, वो जो पैथोजेंस हैं उसका पता लगाना, और उसके जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह बीमारी फैला रहा है, उसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का, उसको पता करना। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ब्रीडिंग से पहले। Some of the disease caused by fungi and rust, example brown rust of wheat, red rot of sugarcane and late blight of potato, by bacteria, black rot of crucifers and by viruses, tobacco mosaic, turnip mosaic, etc. तो जो डिजीज़ हैं वो फंगाई एंड रस्ट के द्वारा होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ब्राउन रस्ट होता है वीट में, रेड रोट होता है शुगर केन में, एंड लेट ब्लाइट होता है आलू में। ठीक है। और बैक्टीरिया से कौन कौन से जो डिजीज़ हैं वो होती हैं, ब्लैक रोट होता है क्रूसीफर्स में, एंड जो वायरस है उनसे होता है टोबैको मोसैक या फिर टर्निप मोसैक। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड बनाने के लिए जो मेथड्स हैं ब्रीडिंग के, वो क्या क्या हैं। ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो जो ब्रीडिंग है वो कैरिड आउट की जाती थी, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स थी, यानी कि जो पारंपरिक ब्रीडिंग टेक्निक्स थी पहली, उनके द्वारा, या फिर जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसके द्वारा। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें चेंज करके, यानी कि उसमें म्यूटेशन ला के क्या करते थे हम लोग, जो प्लांट है उसके जीन्स में चेंजेस कर देते। ठीक है। जिससे क्या होता है, जो गुड क्वालिटी की ब्रीड है वो तैयार की जाती थी। The conventional method of breeding for disease resistance is that of hybridization and selection. और जो conventional method है ब्रीडिंग का, उसमें क्या किया जाता था, hybridization and selection। यानी कि hybridization का क्या मतलब होता है कि दो जो पेरेंट्स हैं, प्लांट हैं, उनको क्या किया जाता था, क्रॉस करवा के हाइब्रिड सीड या फिर हाइब्रिड प्लांट बना लिया जाता था। ठीक है। इट्स स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड।
तो ये जो स्टेप है वो इसेंशियल होता है, किसके अकॉर्डिंग है, ये जो एग्रोनोमिकल करेक्टर्स हैं, यानी जैसे हमको हाई यील्ड यानी कि ज़्यादा उपज चाहिए, तो उसके लिए भी क्या है, एक ज़रूरी है। एंड द वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स आर स्क्रीनिंग germplasm for resistant sources and hybridization of selected parents, selection and evaluation of hybrids, and testing and release of a new variety। तो इनके अंडर जो सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, जर्म प्लाज की स्क्रीनिंग। यानी जर्म प्लाज क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, हमने बताया था कि जर्म प्लाज होता है कलेक्शन ऑफ द जो सीड के जो सभी टाइप्स के जीन हैं और जो उनके अलील्स हैं उन सबको क्या करना, कलेक्शन करना, ठीक है। तो उसी तरह जो जीन्स हैं उन सबकी क्या करना, स्क्रीनिंग करना, तो वो होता है जर्म प्लाज स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, यानी कि जो सेलेक्शन किया है हमने पेरेंट्स का, मेल एंड फीमेल जो प्लांट पार्ट लिए हैं उनको क्या करना, क्रॉस करवाना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स, उसके बाद जो हाइब्रिड बनेंगे प्लांट्स और जो प्रोजनी बन रही है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जो अच्छी प्रोजनी है उसको सिलेक्शन करना है, फिर उसका इवोल्यूशन करना है, फिर उसकी टेस्टिंग भी करनी है कि हाँ मतलब उनको उगा के देखना है फील्ड वगैरह में कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है या नहीं, जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है कि नहीं, वाटर जो स्ट्रेसेस है वो ठीक है कि नहीं, ये सब क्या करना है, इसमें इवोल्यूशन करना है, टेस्टिंग करनी है। उसके बाद फिर ये जो न्यू वैरायटी है इनको क्या करना है, मार्केट में रिलीज़ कर देना है, ठीक है। Some crop varieties bred by hybridization and selection for disease resistance to fungi, bacteria and viral disease are released। कुछ जो वेराइटीज़ हैं जो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से बनाई गई थी, जो कि फंगाई, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़ रेजिस्टेंस थी, वो इस टेबल में दी हुई है 9.1 में। इसमें क्या है, जैसे क्रॉप है वीट, उसकी वेराइटी क्या है, हिमिग्री, और ये रेजिस्टेंस थी किस डिजीज़ से, लीफ ऑफ स्ट्रिप रस्ट से एंड हिलबंट, ठीक है। सेकंड क्रॉप थी ब्रेसिका, जिसकी वैरायटी थी पूसा स्वर्णिम, ठीक है, जो पूसा स्वर्णिम जिसको हम करण राय बोलते हैं, ठीक है, ये किसके रेजिस्टेंस थी, वाइट रस्ट से। ऐसे ही जो थर्ड क्रॉप है वो क्या है, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में जो वैरायटी है वो है पूसा शुभ्रा एंड पूसा सोबॉल K1। इसमें कौन सी डिजीज से प्रतिरोधक क्षमता है, ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोटिस, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है, काउपी, जिसकी वैरायटी है पूषा कोमल, जिसमें रेजिस्टेंट डिजीज़ है बैक्टीरियल ब्लाइट। फिफ्थ क्रॉप है चिली, जिसकी वैरायटी है पूषा सदाबहार, और जिसकी रेजिस्टेंस है डिजीज़ कौन सी है, वो चिली मोसैक वायरस, टोबैको मोसैक वायरस एंड लीफ कर्ल, ठीक है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। Conventional breeding is often constrained by the availability of the limited number of disease resistance genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives। तो इसका क्या मतलब है कि जो कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक जो ब्रीडिंग थी वो थी लिमिटेड यानी कि सीमित थी, क्योंकि उसमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन थे वो भी कमी थे, क्योंकि जैसा देखा गया था कि जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं कुछ, उनमें क्या है, कुछ ही जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट है उन क्रॉप्स वैरायटीज़ में। इसीलिए जो एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी ये कैसी थी, सीमित थी, लिमिटेड थी, ठीक है। Inducing mutations in plant through diverse means and then screening the plant material for resistance sometimes lead to desirable gene being identified. Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in a breeding. Other breeding methods that are used are selected among soma clonal variants and genetic engineering। तो फिर क्या हुआ, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी वो सीमित थी, इसीलिए क्या किया गया, जो म्यूटेशंस है उसको प्रेरित किया गया, इनकी म्यूटेशन को इंड्यूस किया गया इन प्लांट्स के अंदर, ताकि जो आइडेंटिफाइड जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकें, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग कर सकें। तो जब हम ये डिज़ायरेबल प्लांट जो बना लेंगे, यानी कि जो डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं उस प्लांट के अंदर जो हम चाहते हैं वो करेक्टर्स हम जब उस प्लांट में डाल देंगे, तो क्या होगा, जो डिज़ायरेबल करेक्टर प्लांट है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और भी जो ब्रीड्स हैं वो बना सकता है, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं जो सोमा क्लोनल वेरिएंट हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, ये जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की, जो प्रोजनी है वो कैसी होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स के, ठीक है। ये हम ना टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं।
A mutation is the process by which genetic variation is created through changes in the base sequence within a genes, resulting in the creation of new characters or trait not found in the parental type. तो म्यूटेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जो जीन्स हैं उनके जो बेसिस हैं उनके सीक्वेंस में क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो न्यू ट्रेट है या फिर न्यू करेक्टर है वो बन जाता है जो कि पेरेंट्स में नहीं था। ठीक है, तो न्यू करेक्टर बन गया किसके थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू। It is possible to induce mutation artificially through use of chemicals or radiation like gamma radiation and selecting and using the plant that have the desirable characters as a source in breeding. This process is called mutation breeding. तो जो ये म्यूटेशन है इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं कुछ जो केमिकल्स और रेडिएशंस हैं उनका यूज़ करके। रेडिएशंस कौन सी हैं, इसमें गामा रेडिएशंस हैं। और जो पेरेंट है जिसमें क्या हो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मेल्ड्यू वेयर इंड्यूस द म्यूटेशंस। जैसे ये मूंग बीन जो दाल है उसकी जो वैरायटी है वो किसके अगेंस्ट है, टीएमवी वायरस के और पाउडरी मेल्ड्यू के। ठीक है, यानी कि जो टोबैको मोसैक वायरस है उसके अगेंस्ट ये क्या बनी है, न्यू वैरायटी। ठीक है, मूंग बीन की, जो कि किसके रेजिस्टेंस है, येलो मोज़ेक वायरस के एंड जो पाउडरी मेल्ड्यू है इसके। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, जो म्यूटेशंस की वजह से। अब जो म्यूटेशन थी, अब एक बार दोबारा देखते हैं म्यूटेशन क्या है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के जो बेसिस है उनमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जो म्यूटेशन है वो होती है म्यूटाजन की वजह से। और जो ये म्यूटाजन है वो दो टाइप्स के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। ठीक है, तो जो फिजिकल म्यूटाजन्स हैं उनमें क्या होती है, गामा रेडिएशंस, बीटा एंड जो अल्फ़ा हैं वो होती हैं। ठीक है, तो यही था जिसमें क्या होता है, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग हो जाती है। जैसे ये जो मूंग दाल की जो वैरायटी है ये किससे बनी है, म्यूटेशन इंड्यूस करने की वजह से, जो कि किसके रेजिस्टेंस है, येलो मोज़ेक वायरस के एंड जो टोबैको मोसैक वायरस है, पाउडरी मेल्ड्यू है इसके। ठीक है, several varieties of different cultivated species of plant have been shown to have a certain resistant character but have a very low yield. बहुत सी जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं प्लांट्स की वो क्या होती हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस करेक्टर्स तो उनमें होते हैं लेकिन जो उनकी यील्ड है, उपज है, वो क्या है, बहुत कम होती है। Hence there is a need to introduce the resistance gene into the high yielding cultivated varieties. तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज़ है उनको इंट्रोड्यूस करना रेजिस्टेंस जीन के अंदर। ठीक है, यानी कि ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करना जो कि क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थे। रेजिस्टेंस टू येलो मोसैक वायरस इन भिंडी was transferred from a wild species and resulted in new variety of A. esculentus called प्रभानी क्रांति। तो जैसे ये भिंडी की जो वैरायटी थी ये कैसी थी, पहले रेजिस्टेंस थी येलो मोसैक वायरस की, लेकिन इसको फिर क्या किया, क्योंकि इसकी यील्ड कम थी तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो वाइल्ड वैरायटी थी उसकी न्यू वैरायटी बनाई गई ए एस्क्यूलेंटस। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रभानी क्रांति। अब जो ये जो स्पीसीज थी, वैरायटी थी, ये कैसी थी, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी थी एंड हाई यील्डिंग वैरायटी भी थी। All the above example involve sources of resistance gene that are in the same crop species which has to be bred for the disease resistance or in a related wild species. तो ये जो अबव एग्जाम्पल थे ये कैसे थे, जो सोर्सेस था इनका क्या था, वो रेजिस्टेंस जीन थी। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था, ये जो वेराइटीज़ थी ये कैसी थी, डिजीज़ रेजिस्टेंस थी। अब क्या है, जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड बाय सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। अब क्या हुआ, आगे जो रेजिस्टेंस जीन है इनको क्या किया गया, इनको कैसे ट्रांसफ़र किया गया, सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, यानी कि जो मेन फीमेल एंड मेल प्लांट थे उनके बीच क्या किया गया, सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया। उसके बाद क्या किया गया, इनका सिलेक्शन किया गया। अब है नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स थे उनके प्रति जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप करने के लिए क्या की गई, प्लांट ब्रीडिंग। Another major cause for large-scale destruction of a crop plant and crop produce in insect and pest infestation.
तो जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो क्रॉप की बर्बादी है उसका, वो क्या है? इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की वजह से क्या होता है, जो फसल है वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, पूरी उसका विनाश हो जाता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन अ होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो होस्ट क्रॉप प्लांट है वो किसकी वजह से होता है? मॉर्फोलॉजिकल भी होता है उसमें, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होस्ट प्लांट है वो बनता है। Hairy leaves in several plants are associated with the resistance to insect pest. Example, resistance to gesseits in cotton and cereals leaf beetle in wheat. तो क्या है कि जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनमें क्या पाई जाती है? हेयरी लीव्स पाई जाती है, जो कि क्या है, इंसेक्ट जो पेस्ट हैं उनसे क्या है, रेजिस्टेंट है। जैसे कि जो जैसिड्स हैं कॉटन में वो पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कैसे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हैं। और जो सीरियल लीफ बीटल है वो पाया जाता है वीट के अंदर। In wheat, solid stems lead to a non-preference by the stem swampy and smooth-leaved and nectar-less cotton variety do not attract bollworms. वीट में क्या होता है कि जो स्टेम है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, और जो उसके स्मूथ है लीव्स हैं वो होती हैं नेक्टरलेस, उसमें कॉटन वैरायटी होती है, इसीलिए क्या होते हैं जो इंसेक्ट हैं वो उसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हाई स्पॉटिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। अब जो मेज़ है उसमें क्या होता है, हाई स्पार्टिक एसिड्स पाई जाती है, और जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम होती है, शुगर कंटेंट भी कैसा होता है इसमें, कम होता है। इसी वजह से जो मेज़ में जो स्टेम बोरर्स है उसको क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है उसके, क्योंकि स्टेम बोरर जो पैथोजन है जो है वो क्या कर रहा है, इसको रजिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो लो नाइट्रोजन और ये इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने से दूर करते हैं। Breeding methods for insect pest resistance involve the same step as those for any other agronomic traits such as yield or quality and are as discussed earlier. ठीक है, जो कि ब्रीडिंग मेथड्स हमने कुछ पीछे देख चुके हैं। Source of resistance gene may be cultivated varieties, germplasm collection of crop and wild relatives. तो जो रेजिस्टेंस जीन है उनकी जो वेराइटीज़ हैं उसमें क्या होता है, जर्मप्लाज्म कलेक्शन होता है। जो जर्मप्लाज्म कलेक्शन है हमने देखा था कि जो सभी जीन्स हैं और जो सभी अलीले हैं उनका क्या किया जाता है, इसमें कलेक्शन किया जाता है। सम रिलीज क्रॉप वेराइटीज ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन इन टेबल 9.2। तो ये जो टेबल 9.2 है एनसीईआरटी का, इसमें क्या दिया गया है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट जो वेराइटीज़ हैं वो दी गई हैं। जैसे क्रॉप क्या है, ब्रेसिका, इसकी जो वैरायटी थी वो थी प्यूसा गौरव, ठीक है, जो कि किससे, जो इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट थी, एफिड्स से। सेकंड क्या है, फ्लैट बीन, जिसकी वैरायटी थी पूषा सैम 2 एंड पूषा सैम 3, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट कौन से थे, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। थर्ड क्रॉप थी ओकरा या भिंडी, जिसकी वैरायटी थी पूषा सवनी एंड पूषा A4, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस कौन थे इंसेक्ट, शूट एंड फ्रूट बोरर। अब नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, यानी कि फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की गई। More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements. तो जो पूरे वर्ल्ड में टोटल 840 मिलियन से भी जो ज़्यादा पीपल हैं उनको क्या है, एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो फूड है वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, उनको जो डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं मिल पा रही थी। अ फॉर ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स एंड विटामिन डेफिशिएंसी और हिडन हंगर बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिशेस एंड मीट। और बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि मोर देन 3 बिलियन जो पीपल्स हैं वो किससे सफ़र कर रहे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उनमें न्यूट्रिएंट्स की क्या थी, कमी थी, प्रोटीन्स की कमी थी, विटामिन्स की कमी थी, क्योंकि क्या हो रहा था, उनमें जो है वो हिडन हंगर छुपा था। किसकी वजह से, क्योंकि वो जो फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, फिशेज है, इनको क्या गए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बाय नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। Diet lacking essential micronutrients, particularly iron, vitamin A, iodine and zinc, increase the risk for disease, reduce lifespan and reduce mental ability. तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी डाइट है अगर उसमें हमें essential micronutrients की कमी हो जाएगी, नहीं मिलेंगे,
तो जो आयरन, विटामिन ए है, आयोडीन है, जिंक है, ये क्या करेंगे, कम होंगे, जिसकी वजह से जो डिजीज़ के चांस हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी लाइफ स्पैन है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या किया गया आगे, बायोफोर्टिफिकेशन। अब बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जो फूड की क्वालिटी है उसको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया और बढ़ाया गया। Breeding crops with a higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical means to improve the public health. तो ऐसी क्रॉप की ब्रीडिंग की गई जिसमें क्या हो, हायर लेवल ऑफ विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, हाई प्रोटीन हो, हेल्दियर फैट हो उसके अंदर, ठीक है। और जो क्या करे, जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग। तो जो ये बायोफोर्टिफिकेशन थे या फिर जो ब्रीडिंग की गई थी इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को अच्छा करना, सेकंड क्या है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को भी मेंटेन करना, विटामिन कंटेंट को बढ़ाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड जो मिनरल कंटेंट थे उसको भी क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। ये कुछ जो स्टेप्स थे ये इसके अंदर क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे ये बायोफोर्टिफिकेशंस के। इसमें क्या क्या इम्प्रूव करना था, इसमें प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना था, विटामिन कंटेंट को इम्प्रूव करना था, एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट हैं और जो मिनरल कंटेंट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। In 2000, maize hybrid that had twice the amount of the amino acids, lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid were developed. तो मेज़ में क्या किया, जो मेज़ का हाइब्रिड बनाया था उसमें क्या किया, जो अमीनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन थे उनके अमाउंट को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। जो पहले मेज़ के हाइब्रिड में जो अमाउंट था उससे क्या किया, इनको डबल कर दिया। कौन किस किस को, जो अमीनो एसिड थे लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन, उनको मेज़ के अंदर। सेकेंड क्या है, wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. वीट में क्या किया गया, जो प्रोटीन कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी वैरायटी बनाई गई, एटलस 66, जिसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट क्या था, हाई अमाउंट में, ठीक है। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 times एज अ मच आयरन एज इन द कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटीज़। राइस में क्या किया गया, जो आयरन रिच कंटेंट था उसको बढ़ाने के लिए जो आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी है उसको बनाया गया। And the Indian Agriculture Research Institute, New Delhi has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. Example, vitamin enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched bean, broad, lab, French and garden peas. तो जो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था दिल्ली में, इसने क्या किया, रिलीज़ किया वेजिटेबल क्रॉप्स को जो कैसी थी, रिच थी विटामिन एंड मिनरल्स में। अब जैसे विटामिन ए के लिए क्या किया गया, विटामिन ए के लिए जो कैरेट और स्पिनच एंड पम्पकिन है इनकी वैरायटी क्या की गई, इनकी जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो रिलीज़ की गई। विटामिन सी के लिए क्या किया गया, जो बिटर गार्ड है, बथुआ है, टमाटो है, मस्टर्ड है, इनको क्या किया गया, इनको क्रॉप को क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। उसके बाद जो कैल्शियम एंड आयरन रिच यानी कि स्पिनच एंड बथुआ है, यानी कि पालक और बथुआ, इनको रिलीज़ किया गया। और प्रोटीन के लिए क्या था, बीन्स एंड गार्डन पीस, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये बायोफोर्टिफिकेशन में क्या हुआ कि जो फूड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उसको क्या किया गया, इंक्रीज़ किया गया, इम्प्रूव किया गया, ठीक है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है वो कैसी हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसीलिए जो ये इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ हैं और जो ये न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ है इनको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया क्रॉप के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही।
होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जो लास्ट पार्ट है, इस जो चैप्टर है इसका जो लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर, तो कल ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।